हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी वीडियोस अभी तक देखे हैं उसमें अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई एनालिसिस को पढ़ा है। और वो जिस भी मार्केट के लिए पढ़ा है वो कौन सा मार्केट है, कोई भी मार्केट जिसमें कोई वस्तु बेची जा रही हो, कोई सेवा बेची जा रही हो। लेकिन अब हम लोग एक नए तरह के मार्केट की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई का जो एनालिसिस की है उससे हम किस किस तरह की चीजें निकाल सकते हैं। और वो कौन सा बाजार है, वो है श्रम बाजार, लेबर मार्केट। अब देखिए, नॉर्मल बाजार और जो हमारा लेबर मार्केट है ना, उसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? नॉर्मल बाजार में कोई फर्म है, वो वस्तुओं की सप्लाई करती है, हम लोग वस्तुओं की मांग करते हैं। हम लोग मतलब कौन? जो घर परिवार है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड्स। ठीक, अभी यहां पर लिख देता हूं, अभी ये सब आपको बता दूंगा। हाउस होल्ड्स का मतलब क्या होता है? जो भी घर परिवार है वो लोग क्या कर रहे हैं? वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। तो मांग कहां से आती है? हाउस होल्ड से। अच्छा, अब आप ये बताइए, सप्लाई कहां से आती है? आपूर्ति, आपूर्ति दोनों बोलते हैं। ठीक, अपनी किताब में हर जगह पर पूर्ति लिखा हुआ है, इसलिए मैंने अभी तक पूर्ति यूज किया, लेकिन आपूर्ति ज्यादा बेटर साउंड करता है। तो पूर्ति कहां से आती है या आपूर्ति कहां से होती है? फर्म से होती है, ये भी हमें पता है। अच्छा, लेकिन श्रम बाजार में एग्जैक्टली उल्टा होता है। श्रम बाजार में जो श्रम है वो कौन लोग दे रहे होते हैं? हाउस होल्ड देते हैं। घर परिवार के लोग जाते हैं, फर्म से जाकर के काम करते हैं। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? जो ये आपको कौन सा था? नॉर्मल बाजार। ये है कोई वस्तु बाजार, ठीक है, वस्तु या सेवा बाजार। लेकिन अगर आप इसकी बात कर दोगे श्रम बाजार की, ठीक है, लेबर मार्केट की, तो वहां पे क्या हो जाता है? आपूर्ति आती है किससे? हाउस होल्ड से। ठीक, क्यों? क्योंकि आप जाकर के किसी ऑफिस में काम करोगे, आपके पिताजी किसी ऑफिस में काम करेंगे या किसी भी दुकान में काम करेंगे या अपनी दुकान कुछ भी करेंगे ऐसा, तो वो जो काम करने की सप्लाई है, लेबर की सप्लाई है, वो किसकी है? वो कौन दे रहा है? हाउस होल्ड्स दे रहे हैं। और फर्म्स क्या कर रही हैं? फर्म्स मांग कर रही हैं। उनको चाहिए कि यार हमें 5 लोगों की जरूरत है, हमें 6 लोगों की जरूरत है। तो यहां पर ये जो रोल है वो उल्टा हो जाता है। तो यहां पर मांग कौन करता है? आपकी फर्म्स करती हैं। अच्छा, कितने बात समझ में आ गई? अब ऐसे मार्केट में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि वेज डिटर्मिनेशन करना चाह रहे हैं। वेज का मतलब क्या होता है? मजदूरी। अच्छा, अब यहां पर एक दो चीजें एजम्पशंस हैं। देखो, ये आपको पता है, ये वीडियो अगर आपने अभी तक की सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और उसमें भी एक नए लेवल की क्लैरिटी लेकर के आएगा। तो आपको अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल में जो भी अभी तक पढ़ा है ना, मैं उन सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर खास तौर से, और इस चैप्टर को भी, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो आपको इस वीडियो से आप खुद को जज कर पाएंगे कि आपको कितने अच्छे से क्लैरिटी है, कितने अच्छे से नहीं है। तो वापस आते हैं। वापस आने में मैं क्या बता रहा था कि वेज डिटर्मिनेशन की जब बात करते हैं ना, तो हम लोग कुछ assumptions लेकर के चलते हैं। हमेशा ही हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि हम लोग कई assumptions सरलता के लिए लेते हैं और कई ऐसे assumptions लेते हैं जो हमें किसी चीज को देख पाने का माहौल बना करके देती है। ठीक, अगर आप बोल दोगे कि नहीं, बाजार में कीमत निर्धारण बहुत सारी चीजों से होता है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों से होता है, लेकिन आप सारे फैक्टर्स काउंट करने लग जाओगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको सिर्फ उनको देखना जरूरी है ना, तभी तो आप बता पाओगे कि सारे फैक्टर्स हम लोग देख नहीं सकते। जैसे अभी मान लीजिए, अभी यहाँ पर टेम्परेचर कितना है इस कमरे में, कितने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। बाहर कैसा टेम्परेचर है, बारिश तो नहीं हो रही, धूप कितनी आ गई, थोड़ी देर के लिए बादल तो नहीं हो गया, पंखा कितनी देर चल रहा है, एसी ठीक है कि नहीं है, हालांकि यहाँ तो एसी नहीं है, लेकिन फिर कूलर कैसा है, गेट मैंने कितना खोला, इतने सारे फैक्टर्स है ना, एग्जैक्टली टेम्परेचर कैसा है उसको डिटरमाइन करने में। ऐसा ही हमारा इकोनॉमिक्स में होता है। जो रियल मार्केट होता है, जो एक्चुअल अर्थव्यवस्था, एक्चुअल इकोनॉमी है, उसमें इतने सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से क्या फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सबको तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। धीरे 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 इकोनॉमिक्स जब डेवलप होता जाएगा, इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, तो हम काफी सारी चीजें कर पा रहे होंगे। लेकिन अभी इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट जितना डेवलप हुआ है, उसमें यह बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ चीजों को तो समझना स्टार्ट करें पहले। जब कुछ भी नहीं आता तो कुछ तो सीखें। बोलते ना, नथिंग इज बेटर देन, क्या बोलते, सॉरी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक, तो उसी वजह से यहां पर भी हम लोग कुछ assumptions लेकर के चलते हैं और इन assumptions को समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी में जब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहता है तो बहुत बार assumptions पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, तो मैं क्या बता रहा हूं, पहला assumption तो ये है कि हमारा जो लेबर मार्केट है, कौन सा मार्केट? लेबर मार्केट, वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेबर की कुछ लोग सप्लाई कर रहे होंगे। कौन लोग कर रहे होंगे? जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, घर परिवार हैं। और लेबर की कुछ लोग मांग कर रहे होंगे। कौन लोग कर रहे होंगे? फर्म्स कर रही होंगी।
तो ये जो मांग और आपूर्ति हो रही है ना, ये एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो रही है। इसका क्या मतलब होता था? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का हमारी क्या क्या चीजें होती थी? ये चीज आती थी इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कि किसी भी स्थिति में फर्म मजदूरी दर खुद से निर्धारित नहीं कर सकती है, फर्म नहीं कर पाएगी। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी? एक फर्म की। अब दो चीजें समझना, यहां पे क्या लिखा हुआ है? श्रम बाजार। श्रम बाजार में तो बहुत सारी फर्म्स होंगी, लेकिन अभी जब हम लोग डिमांड कर्व पढ़ेंगे, मांग वक्र पढ़ेंगे, किसका? जो हमारी श्रम बाजार है, तो श्रम का मांग वक्र जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग अभी एक फर्म की बात कर रहे हैं। एक फर्म का बनाएंगे, फिर हम लोग बाजार का बना देंगे। आपको याद है ना हम लोगों ने कैसे किया था? मांग वक्र से बाजार मांग वक्र कैसे बनाया था? हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल समेशन किया था, जिसको हम लोग बोलते थे समस्तरीय समाकलन। वैसे ही हम लोग यहां पर भी करेंगे। तो असम्पशन समझिएगा। पहला तो यह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है और इसी वजह से जो वेज रेट है, जो मजदूरी दर है, वो बाजार में चल रही है। फर्म की क्षमता नहीं है कि उस मजदूरी दर को खुद से चेंज कर पाए। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में बहुत सारी फर्म्स होती हैं और बहुत सारे लोग लेबर सप्लाई करने वाले हैं। तो लेबर मार्केट में, श्रम बाजार में एक फर्म ये नहीं कर सकती कि नहीं मैं तो सस्ते में काम कराऊंगा या मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, कुछ नहीं कर सकती वो। ठीक, तो जो मजदूरी दर है वो पहले से निर्धारित है, ये बात समझ में आ जाती है। अच्छा, इसी का यही मतलब होता है कि मजदूरी दर नियत है, फिक्स्ड है, उसमें फर्म का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात क्या है? अब हम लोग एक फर्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो श्रम है वही उत्पादन का अकेला परिवर्ती कारक। इसका मतलब क्या हुआ? उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन में आपको पूंजी भी लगानी होती है, आपको लैंड भी चाहिए, आपको श्रम भी चाहिए, आपको उद्यमिता जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं वो भी चाहिए, ऐसे आपको साहस भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक फैक्टर होता है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि वो सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, एक ही परिवर्ती कारक है। सारे फिक्स्ड हैं, एक ही परिवर्ती कारक है, और वो परिवर्ती यानी कि वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? श्रम, लेबर। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग सिर्फ लेबर को पढ़ना चाह रहे हैं, और यहां पर बाकी फैक्टर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो हम लोगों ने दूसरा असम्पशन क्या मांगा कि श्रम जो है उत्पादन का अकेला परिवर्ती कारक है, यानी कि श्रम बदलते जाओ, उस हिसाब से उत्पादन कैसे कैसे बदल रहा है हम लोग उसको देखेंगे। और ये सारी चीजें हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में कर रखी हैं। तो सोचिए यहाँ पे थर्ड चैप्टर भी यूज हो रहा है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? ये असम्पशंस हैं। फर्म भी पूर्ण प्रतिस्पर्धी है। अच्छा, अब फर्म भी पूर्ण प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या हुआ? एक तो हुआ लेबर मार्केट, तो लेबर मार्केट अगर पूर्ण प्रतिस्पर्धी है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी मजदूरी दर है आप ये निश्चित नहीं कर पाओगे, ये बात हम लोगों ने कर ली। लेकिन फर्म भी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में काम करे, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म जो भी बना करके ला रही है बाजार में, उसकी भी कीमत खुद से निर्धारित नहीं कर पाएगी। बाजार में जो कीमत चल रही होगी उसी पर उसे अपना उत्पादन बेचना पड़ेगा। तो अपना जो भी प्रोडक्शन है वो भी बेचना पड़ेगा किसमें? तो एक हो गया वस्तु बाजार। वस्तु बाजार में फर्म जो बना करके बेचेगी वो भी फिक्स्ड है जिस कीमत पर, और जो लेबर को आकर के सैलरी दे रही है, मजदूरी दे रही है, वो भी फिक्स्ड है। ठीक, अब यहां पर एक बात समझना, जैसे मैंने बोला कि लेबर को सैलरी दे रही है, तो यहां से श्रम की मतलब क्या समझ में आता है? श्रम का मतलब समझ में आता है कि अच्छा, श्रम तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई इंसान है उसको देखा जाएगा, वो तो श्रमिक है। हिंदी में तो दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में थोड़ा इश्यू आ जाता है, लेबर और लेबरर। यहां पर आप ये समझिए कि जब भी हम श्रम की बात कर रहे हैं ना, श्रम का मतलब आप ऐसा समझिए कि किसी ने 1 घंटे और काम किया तो 1 घंटे का श्रम हो गया। वहां पर इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग मजदूरी दर की बात कर रहे हैं। देखो, सैलरी जो मैंने बोला था ना, वहां पर एक्चुअली सैलरी नहीं बोलना चाहिए। सैलरी होता है वेतन की किसी इंसान को आप महीने में दे रहे हो। मजदूरी दर तो आपको घंटे के हिसाब से निर्धारित है। ठीक, और अलग अलग जगह पर किसी जगह साप्ताहिक चलता है, कुछ ज्यादातर जगह मंथली ही चलता है। लेकिन आप ऐसा समझिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि कितनी इकाई श्रम दे दिया जा रहा है। तो जितना ज्यादा आप काम करोगे, 8 घंटे काम करोगे, इलॉन मस्क साहब बोलते हैं कि आप 80 से 100 घंटे तो काम करना चाहिए पर वीक, यानी कि रोज 12 से 14 घंटे के आसपास का काम हो जाता है। तो वो ये बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा काम करोगे आप उतना ही आगे पहुंच जाओगे। सीधा सा एकदम लॉजिक है, जो बात सही भी है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो घंटे की बात करते हैं, आप कितने घंटे काम कर रहे हो। तो यहां पर भी जब हम श्रम पढ़ रहे हैं ना, तो श्रम जो है वो श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के घंटे हैं, ना कि श्रमिकों की संख्या। आप समझ लीजिए, यहां पर जब लेबर लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, ये लाइन जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे उतने ज्यादा क्या आ रहे हैं, उतने ज्यादा घंटे आ रहे हैं कि कितने घंटे काम हुआ, कितने मैन आवर्स लगे, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, कितने घंटे काम किया गया। अच्छा, वैसे मैन डेज भी बोला जाता है। तो यहां पर क्या हम लोग घंटों की बात कर रहे हैं, किसके? श्रम के घंटों की, श्रमिकों की संख्या नहीं है। आप ये मत समझना कि यहाँ पे 10 लेबर है, यहाँ पे 20 लेबर हो गए लेबरर्स, यहाँ पे 30 लेबरर्स हो गए। यहाँ पर है कि हाँ 10 घंटे का काम हुआ है, 20 घंटे का काम हुआ है। एक इंसान ज्यादा काम करेगा तो भी वो आगे पहुंच जाएगा, है ना। अच्छा, ये बात भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब समझिए, फर्म भी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में है और साथ में फर्म का उद्देश्य क्या है, लाभ अधिकतमीकरण भी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का मतलब रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा फायदा करना चाहती है। अच्छा, अब समझिए, अगली बात यह है
कि जो भी दी गई टेक्नोलॉजी है उस पर हम लोग ये मानते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट लागू है। क्या मैंने बोला? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, जो सीमांत ह्रासमान उत्पादन का नियम है वो लग रहा है। इसका मतलब क्या होता था? ये भी तृतीय अध्याय से है, थर्ड चैप्टर से। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लेवल के बाद जो आपका प्रोडक्शन होता है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन, वो कुछ ऐसा जाता है फिर ऐसे गिरने लग जाता है। तो अभी क्या हुआ है, जब गिरना स्टार्ट कर देता है ना, इस वाली जगह पर है प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे यहां पर आपको होता है प्रोडक्शन, ठीक है, और यहां पर आपके होते हैं लेबरर्स कितने आपने किए हैं, और ये हम लोगों ने किसका बनाया? एमपीएल का, मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो सीमांत उत्पादन है, जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जा रहे हो, शुरू में तो बढ़ रहा है लेकिन एक लेवल के बाद से फिर गिरना स्टार्ट होता है, फिर वो गिरता ही चला जाएगा। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव भी हो जाता है फिर बाद में थोड़ा देर में जाकर के। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में। अब इसको भी देखिए कितनी सारी चीजें यूज हो रही है, इसलिए मैंने बोला था कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आपको समझ में आएगा और मजा भी आ जाएगा, नई अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नहीं क्लियर तो पुराने वीडियोस प्लीज देखिएगा, ठीक। अभी यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि जब ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम लागू हो रहा है, उस स्थिति को हम लोग मान रहे हैं। और नॉर्मली हो ही जाता है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, जो भी एक्जिस्टिंग फर्म्स होती है, ज्यादातर जगह यही हो रहा होता है कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाओगे वैसे वैसे उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन जो अतिरिक्त उत्पादन उस लेबर के आने की वजह से बढ़ा है वो ज्यादा नहीं होगा, ठीक। मतलब वो कम होता चला जाएगा। 2 लोग काम कर रहे थे तो आप 20 इकाई बना पा रहे थे, 3 लोग काम कर रहे थे तो आपने 27 बनाया, तो बढ़ तो गया 20 से 27, लेकिन 2 लोगों का एवरेज कितना था? 10-10 का था। अब अगले वाले में 27 ही आया, फिर 4 लोग आके तो 27 हो सकता है 33 हो गया, तो अगली बार सिर्फ 6 बढ़ा। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज हो रही है। अच्छा, ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं? नॉर्मली ऐसा होता है, ये रियलिटी के काफी क्लोज अजम्पशन है। आप उसके पहले वाली चीजें मानोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझना, और रियलिटी से बहुत क्लोज भी है तो गंदा अजम्पशन भी नहीं है। अच्छा, गंदा अजम्पशन अच्छा अजम्पशन क्या होता है? एक होता है कि आप ऐसे मान लो कि दुनिया एकदम कार्टून नेटवर्क जैसी है, एकदम सीधी सीधी लाइंस है, सीधे सीधे घर बने हुए, वैसा नहीं होता, वो अजम्पशन काफी गड़बड़ है। वैसा एक दूसरे तरह का एनिमेशन होगा, मैंने आपको बताया था कुछ वीडियो गेम्स में काफी अच्छा ग्राफिक्स रहता है, तो वो भी एकदम रियलिटी नहीं है लेकिन काफी क्लोज है रियलिटी के, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो कि assumptions जो है वो रियलिटी के जितना ज्यादा क्लोज होता है उतनी अच्छे assumptions होते हैं, उतनी देर वो टिक पाएंगे, नहीं तो बाकी तो assumptions आप भरभरा करके गिर पड़ेंगे, ठीक। अच्छा, तो अभी क्या हुआ कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर है वो कैसा होता जा रहा है? गिरता जा रहा है, डिमिनिशिंग है, ह्रासमान है। अच्छा, ये हमारे assumptions हो गए। अब ये assumptions भी गलत नहीं है, रियलिटी के क्लोज है। पूर्ण जो परफेक्ट कंपटीशन है वो भी काफी हद तक हम मान सकते हैं कई खास तौर से छोटी छोटी फॉर्म के केसेस में। तो अब इतने assumptions की हमने बात क्यों की? अब सब लोग सोचते हैं ये सब बता क्या रहे हो। देखो, बात हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वापस आना थोड़ा सा, श्रम बाजार में मजदूरी की निर्धारण की बात कर रहे हैं। अब श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण कैसे होगा? हम लोगों ने जितना भी ये चैप्टर पढ़ा है अभी तक, उसमें हमको समझ में आता था कि हम लोग मांग पूर्ति विश्लेषण से बता सकते हैं कि कौन सी चीज का इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा और कौन सी चीज का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी। अब अगर लेबर मार्केट है, श्रम बाजार है, तो श्रम की मांग कितनी है और श्रम की आपूर्ति कितनी है, अगर हमें यह पता चल जाए, उसके वक्र मिल जाए, तो हम उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, जहां पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं, उस बिंदु से समझ सकते हैं कि उसका प्राइस, यानी कि श्रम का प्राइस क्या होता है? मजदूरी होती है। मैं फर्म हूं और मैंने किसी को नौकरी पर रखा, तो मैं क्या कर रहा हूं, वो मुझे अपना श्रम बेच रहा है, मैं उसको पैसे दे रहा हूं, तो उसके श्रम की कीमत क्या है? मजदूरी। और वही हमारी ये वाली लाइन आ जाती है। नॉर्मली यहां पर हम लोग प्राइस लिखा करते थे, याद करिए, तो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? वेज। क्यों? क्योंकि एकदम एकदम एक जैसा अलग है ही नहीं। यहां पर आप समझ लीजिए कि प्राइस की जगह वेज हो गया, मजदूरी बोल दिया, ठीक। बाजार बदल गया, इससे शब्द बदल गया, बाकी एकदम जो प्रिंसिपल है वैसे ही काम कर रहा है। दूसरा क्या है, यहां पर क्या है, वहां पर हम लोग देखते थे वस्तुओं की कितनी क्वांटिटी की बात की जा रही है, यहां पर कितने घंटे श्रम की आप मांग कर रहे हो। तो अगर मुझे सप्लाई और डिमांड पता चल जाए तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं आराम से बता पाऊंगा कि मजदूरी कितनी रहेगी, ठीक है। मजदूरी कितना, जो मजदूरी का दर है वो कितना रहेगा, कितने श्रम कितने घंटों का श्रम है, वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रहेगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसकी? लेबर सप्लाई करने की। तो वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ assumptions माने, क्यों? जिससे कि हम इस चीज को ठीक से पढ़ पाए, साथ में रियलिटी से बहुत दूर ना हो। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसी स्थिति में मांग वक्र होगा तो कैसा होगा? किसका? श्रम बाजार में श्रम का मांग वक्र कैसा होगा? अब हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि श्रम का आपूर्ति वक्र कैसा होगा, और उसके बाद जाकर के फिर हम लोग ये फटाफट एनालिसिस लगाएंगे और हमें तुरंत ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका एक बेस बना लिया है, और इस बेस को ही कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको मांग वक्र और आपूर्ति वक्र, किसका? श्रम का, वो समझाऊंगा, और फिर साथ में हम लोग एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये थोड़ा एक ही टॉपिक है, सिर्फ बड़ा हो जा रहा है वीडियो, इसके लिए तोड़ रहा हूं, तो डेफिनेटली अगला वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर
या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।